तो आज पेश हुए रेल बजट में रेल मंत्री ने कई घोषणाएं की हैं। आइए सबसे पहले रेल बजट पर एक नजर डाल लेते हैं। बिल्कुल भी टीपी नहीं मिल रहा है हम लोग को, हम लोग आ रहे हैं। मोदी सरकार ने पेश किया अपना पहला रेल बजट। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने सुरक्षा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने, रेल सुविधाओं और वित्तीय अनुशासन पर रखा बजट का फोकस। मुंबई अहमदाबाद सेक्टर पर बुलेट ट्रेन चलाने की योजना, 9 सेक्टर्स पर सेमी बुलेट ट्रेन दौड़ाने का प्रस्ताव। नए बजट में 58 नई रेलगाड़ियां चलाने का प्रस्ताव। 43 एक्सप्रेस, 15 पैसेंजर डेमू और मेमू रेल सेवाएं होंगी शुरू। 18 नई रेल लाइनों के लिए सर्वे कराने की घोषणा। गेज बदलने और दोहरीकरण के लिए 10 रेल लाइन पर सर्वे का काम होगा शुरू। रेल मंत्री ने किया 65,445 करोड़ रुपए का प्लान आउटले। 6,000 करोड़ निजी सार्वजनिक भागीदारी से आने की उम्मीद। ऑपरेटिंग रेशियो 1% बढ़कर 92.5% होने का लक्ष्य। रेल मंत्री ने पेश की रेलवे की असल वित्तीय हालत। बीते दशक को बताया डेकेड ऑफ गोल्डन डिलेमा। प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर घाटा 10 सालों में 2 गुने से ज्यादा बढ़ा। बीते 30 सालों में 674 परियोजनाओं में से सिर्फ 317 हुई पूरी। बीते 10 सालों में 99 नई रेल लाइनों में सिर्फ एक लाइन पर काम हुआ पूरा। 4 प्रोजेक्ट्स 30 साल से हैं अटके। बजट में रेल के बुनियादी ढांचे में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, निजी सार्वजनिक भागीदारी पर फोकस, समय के भीतर परियोजनाओं को पूरा करने और फैसलों में पारदर्शिता पर जोर। सुरक्षा और संरक्षा के लिए 1,785 करोड़ रुपए की व्यवस्था। 4,000 महिला आरपीएफ की होगी भर्ती। मानव रहित क्रॉसिंग पूरी तरह से हटाने पर जोर। रेल टूरिज्म पर बजट का स्पेशल फोकस। इको टूरिज्म और एजुकेशन टूरिज्म के लिए चलेंगी विशेष रेलगाड़ियां। रेल टूरिज्म में धार्मिक पर्यटन के लिए विशेष रेलगाड़ियां चलाने का प्रस्ताव। विवेकानंद को समर्पित नई रेलगाड़ी भी चलेगी। ग्रीन इनिशिएटिव के तहत रेलवे स्टेशनों पर 500 मेगावाट सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना। रेलवे करेगी अब बायोडीजल का भी इस्तेमाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल बजट की सराहना करते हुए इसे विकासोन्मुखी और दूरदर्शी बजट बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट देश और रेल को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की सरकार की मंशा को दिखाता है। दो 2014-15 का ये रेल बजट देश को अधिक गति देने वाला, रेलवे को अधिक आधुनिक बनाने वाला, नागरिकों को अधिक सुरक्षा और सेवा देने वाला सिद्ध होगा। एक लंबे अरसे के बाद देश अनुभव करेगा कि सच्चे अर्थ में हमारी रेलवे ये भारतीय रेलवे है। पिछले कुछ दशकों से एक बिखराव महसूस होता था, टुकड़ों में सोचा जाता था। पहली बार समग्रतया भारत के विकास को ध्यान में रख करके रेलवे बजट में बल दिया गया है। 21वीं सदी का भारत, इसकी नींव इस आधुनिक रेल बजट में दिखाई देती है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग आने वाले दिनों में हो। रेलवे जैसा तंत्र एडहॉक रूप से नहीं चल सकता। हर प्रकार के निर्णय प्रक्रिया के लिए, नए विजन के लिए, नए इनिशिएटिव के लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी होता है। रेलवे का ये बजट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को बल देता है। रेलवे सिर्फ यातायात का साधन नहीं है। रेलवे भारत की विकास यात्रा का ग्रोथ इंजन है। इस बार का रेलवे बजट इस बात को सिद्ध करेगा कि देश के विकास में रेलवे एक अहम भूमिका निभाता है। आजादी के बाद अगर रेलवे पर हमने बल दिया होता तो आज विकास की नई ऊंचाइयों को पाने में रेलवे सहायक होता। देर आए दुरुस्त आए, हमने 2014 से विकास की इस गति को
विकास की इस ऊंचाई को आरंभ किया है। मुझे विश्वास है कि रेल यात्रा में सफर करने वाले यात्रियों को सुखद अनुभव होगा और देश के विकास से जुड़े हुए लोगों के लिए ये विकास का विश्वास देगा। Let's kick off our discussion right away on the Railway Budget 2014-15 that was presented in Parliament today, the maiden budget of this NDA government. To discuss that, we are joined by Bhakt Charan Das, Congress leader, Amarjeet Kaur, CPI leader. Also, we have been joined by Alok Johri, member Mechanical Railway Board, as well as Sarabjit Arjan Singh, former GM, Indian Railways. I welcome you all to Newsnight. Mr. Das, I'll begin with you. Is this a budget which is aimed at course correction through fiscal prudence in the railways? Bhakt Charan Das ji? Yes. Is this a budget aimed at course correction through fiscal prudent measures? I don't think whether in India the viability is there for this course correction. The way it is being said, this statement of Railway Minister, that privatization is the only answer, and I do not know the profit making areas. But the rail budget speech does not mention privatization anywhere. No, the PPP mode is the only answer to bridge the gap. That is what it is being mentioned, that the dedicated corridor. That's been a frequent proposal, Mr. Das, every rail budget after rail budget. Yeah, that is the proposal, but the emphasis has been given by the Railway Minister that PPP mode and the FDI investment in the rail sector. That means it is clear that the use of land and other commercial areas which is already yielding profit to the railway, and because of that railway is able to give the services to the nation. जी, मतलब भक्त चरण दास जी, आपको ये लग रहा है कि निजीकरण है काफी कुछ रेलवे का इसके माध्यम से हो रहा है, ऐसा आपको लग रहा है? हमारे साथ यहाँ पर अमरजीत कौर जी बैठे हुए हैं। अमरजीत जी, आज एक खास बात रेल मंत्री ने कही, उन्होंने कही कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है रेलवे और साथ साथ एक कमर्शियल जो उसका स्वरूप है वो भी है। तो ऐसा ना हो कि सिर्फ हम कल्याणी करते रहें और रेलवे जो है बिल्कुल गर्त में चला जाए, वो भी हमें नहीं देखना, एक सामंजस्य बिठाना है। तो क्या आपको नहीं लगता कि अब ये समय आ गया है कि इन दोनों में हम सामंजस्य बैठाएं, तभी रेलवे का उद्धार हो पाएगा? देखिए, शब्द जाल तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं बीजेपी के नेतागण, उसके हिसाब से उन्होंने कह तो दिया कि सामाजिक दायित्व, कहने से नहीं होता। कंटेंट क्या है बजट का सारा कंटेंट संभ्रांत जो हिस्से हैं उनकी तरफ है, अमीरों की तरफ है। जो ज्यादा पे कर सकते हैं उनके लिए मेजर एक्सपेंडिचर किया जाएगा। आम आदमी की जेबों से पैसा निकाल के जो सुविधाएं देने की बात है वो संभ्रांत और अमीर को ज्यादा दी जाएंगी। इसलिए ये बजट नुमाइश ज्यादा है और आने वाली इलेक्शनों के मद्देनजर है, इसलिए इसकी कंटिन्यूटी है पिछले बजटों में जब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने की कोशिश की जाती है, और इसमें विभिन्नता है। अभी हमारी दोस्त कह रही थी कि इसमें प्राइवेटाइजेशन कहा नहीं है, सीधे सीधे मेजर जो उन्होंने 10 स्टेशंस लिए हैं, जो कमर्शियल यूज करना है, जो उन्होंने उनमें फ्लाईओवर्स बनाने की बात की है, जो उन्होंने बुलेट ट्रेन की बात की है, जो उन्होंने क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट्स की बात की है, उस सब के अंदर प्राइवेट सेक्टर एंड एफडीआई की इन्वेस्टमेंट का जिक्र है, किसी न किसी फॉर्म के अंदर है। ये बजट आम आदमी के लिए नहीं है, ये मैं सीधे कहना चाहती हूँ, वायदों से भरा। इसीलिए प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान आजाद private sector or through FDI, it is for the sustenance of the railways itself. Yesterday in the speech in the Rajya Sabha, Arun Jaitley, the finance minister, had said that had it not been for the recent rail fare hike or the freight charge increase, railways would have shut down after a couple of months. Such was the financial plight of the railways. This is exaggerated statement by finance minister. How much they are earning? Today, minister himself said 8,000 crore rupees. How much you need? You are saying all these projects 9 lakh crore are needed. How much is for bullet train? 60,000 crore is needed. But this time the allotment is just 100 crore rupees. While you are right that a bullet train, the rollout requires rupees 60,000 crore rupees. For the initial stages, the allotment has been made in this budget, and that is just rupees 100 crores. So not the entire 60,000 crore rupees have been allocated.
I know, but this 60,000 crore will reach 1 lakh crore or not, we do not know. They are already 5 lakh crores worth of projects are lying which are not being implemented. To announce another set of projects and then to say so much amount will be needed, who knows? 100 रुपए जिस पे खर्च होते थे उस पे 500 रुपए हो रहे हैं और प्रोजेक्ट्स 7 साल 10 साल 15 साल लटके रहते हैं। इस बजट के अंदर जो पुराने ट्रैक्स हैं उनके सुधारने की सुरक्षा की चर्चा सिर्फ शब्दों में है, बजटिंग में नहीं है। नए ट्रैक्स जो गांव तक जाने चाहिए उसका चर्चा नहीं। कुछ 10 स्टेशन को सिलेक्ट करने की बात की है, मेट्रो स्टेशन की बात की है, गांव की, छोटे शहरों की लिंकेजेस की बात नहीं की। पहली बार प्रधानमंत्री बैटिंग करने के लिए आए, यह आजाद हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ था कि ये कन्विंसिंग बजट नहीं है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर आके जनता को समझा रहे हैं। चलिए, अमरजीत जी की बात सुनी हमने, अमरजीत जी की बात हमने सुनी और उनका ये साफ साफ कहना है कि जो आम आदमी है, जो इस देश का गरीब है, जो कि रेल में सफर करता है, जो पिछड़े इलाके हैं वहां तक ना तो रेल ट्रैक पहुंच रही है, ना उसके बेनिफिट के लिए इस बजट में कहीं कुछ नजर आ रहा है। शाइना एनसी हमारे साथ है मुंबई से, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। शाइना, आपको क्या लगता है जिस तरह का क्रिटिसिज्म आ रहा है रेल बजट को लेके, जो कि आपका पहला रेल बजट है, सपने नहीं दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन कुछ जो अहम जिम्मेदारियां हैं ऐसा लग रहा है कि बजट उससे कहीं पीछे हट रहा है। वो मेट्रो सिटीज के लिए है, वो धनाढ्य लोगों के लिए है, वो उन लोगों के लिए है जो कि ज्यादा पे कर सकते हैं अगर उन्हें अच्छा सफर करना है। क्या आप सहमत हैं उनके इस क्रिटिसिज्म से? बिल्कुल नहीं सहमत हूँ। मुझे लगता है कि ये रेलवे बजट रेवोल्यूशनरी है, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स। जब भी कोई कुछ नया करना चाहते हैं तो प्रश्न चिन्ह ये उठता है, क्या आप इम्प्लीमेंट कर सकेंगे या नहीं, आप कर पाएंगे तो कब कर पाएंगे, एक मौका तो दीजिए। जब हमने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि साफ स्वच्छ शौचालय, क्या ये सिर्फ अमीर के लिए है या गरीब के लिए या हर एक नागरिक के लिए? जब आप बात करते हैं कि प्लेटफॉर्म के ऊपर जो मेंटेनेंस की आवश्यकता है वो आउटसोर्स कीजिए, क्या ये सिर्फ एक अमीर के लिए है या सबके लिए? फास्ट कनेक्टिविटी, फास्ट ट्रेन्स, क्लीन फैसिलिटीज, सुविधा महिलाओं के लिए, जहां 4000 महिला पर्सनल को डिप्लॉय किया है, और आप कह रहे हैं कि पिछड़े हुए इलाके के लिए कुछ नहीं किया है। नॉर्थ ईस्ट के लिए 24 ऐसे कनेक्टिविटी के पॉइंट्स हैं, और जो हम चाहते हैं कि ये एनविसाज करें तो हम ये पूरा लोड नागरिक के ऊपर नहीं लगा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ब्रिंग FDI एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हम देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट हो। PPP प्रोजेक्ट्स, जहां पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसके प्रति हमने सिर्फ बोलवचन किया है पिछले 10 साल में, और इतने सारे प्रोजेक्ट्स कोल्ड स्टोरेज में रहा है, वहां हम देख सकेंगे कि इम्प्लीमेंट फैसिलिटीज विथ the latest modern technology that the world is visiting to see. India will be proud of this endeavor where every Indian citizen will feel a sense of pride that this is the connectivity of life. और जो इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट ऑन ट्रेन्स एंड टिकटिंग जो बिल्कुल ई टेक्नोलॉजी से हो, जहां पेपर की जरूरत ना पड़े रेलवेज में। शायरा जी हमारे साथ इस समय रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनोज सिन्हा साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज जो ये बजट आया है, जाहिर है जब भी सरकार अपने बजट पेश करती है तो उसका ये कहना और मानना होता है कि इससे अच्छा बजट कभी पेश नहीं हुआ। क्या इसका ऐसा USP है, क्या इसकी ऐसी खास बात है जो कि आपको लगता है कि ये बाकी रेल बजट से इसको बिल्कुल अलग बनाती है? नहीं, मुझे लगता है कि लंबे समय बाद ये भारतीय रेल का बजट है। कुछ दिनों से परंपरा हो गई थी कि कुछ राज्यों तक रेल बजट सीमित रह जाता था। ये रेलवे की आवश्यकताओं, रेल के सामान्य यात्रियों की जरूरतों और देश के विकास को गति देने वाला बजट है। पर मनोज जी, आप पे ये आरोप लगा रहे हैं तमाम राजनीतिक दल, उनका ये कहना है कि ये जो बजट आपने पेश किया है ये धनाढ्य वर्ग के लिए बजट है, वो उस वर्ग के लिए है जो कि पैसा खर्च कर सकता है, अच्छी ट्रेनों में सफर कर सकता है। बुलेट ट्रेन पे आप इतना सारा पैसा लगा रहे हैं,
लोगों का ये मानना है कि पहले आप रेल की सेहत को सही करें, दुरुस्त करें, उसको सेफ बनाएं और उसके बाद इस तरह का धन खर्च करें। नहीं, इस बजट के केंद्र बिंदु में रेल का सामान्य यात्री है और इसलिए यात्री सुविधाओं पर विशेष ध्यान हमने दिया है। 20% की बढ़ोतरी पैसेंजर एमेनिटी में की है, 40% की बढ़ोतरी सफाई में की है और 13% की लगभग बढ़ोतरी सेफ्टी के मेजर्स में की है। नीलम जी, मैं पूछना चाह रही हूँ कुछ। इनके आपके 40%, 13% जो आप प्रतिशत गिना रहे हैं, जिस बजट से लेके अब का गिना रहे हैं, दाम बहुत सारी चीजों के कई गुना हो गए, तो वो बढ़ोतरी नहीं है। आप कह रहे हैं पानी साफ देंगे, ये करेंगे, शौचालय देंगे, ठीक है, लेकिन जिन ट्रैक्स पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जिन गांवों में कनेक्टिविटी चाहिए, जिन छोटे शहरों में जाने की बात है, इसलिए शब्दों की नुमाइश या बजट की नुमाइश हमको नहीं चाहिए। हमें आम जनता के लिए कुछ चाहिए बजट में। कम से कम कीमतें, पूरा देश ने शोर मचाया, जो बढ़ाए दाम थे वही वापस ले लेते इस बजट के अनाउंसमेंट पे। मनोज जी, ये कहा जा रहा है कि बहुत कुछ जो है ये शब्द जाल है जिसे फैलाया जा रहा है, इसमें आम आदमी के लिए आपने उस तरह की प्रोविजंस नहीं किए, इस तरह का आरोप लग रहा है। क्या सहमत हैं आप इससे? नहीं, ये आरोप निराधार हैं और तथ्य से परे हैं, क्योंकि सामान्य यात्री इस बजट के केंद्र बिंदु में है, पहली बात। दूसरी बात मुझे कहनी है कि जो संसाधन रेलवे के पास थे उनका अधिकतम उपयोग हमने करने की कोशिश की है। तीसरी बात कि रेलवे की सही तस्वीर देश के सामने हमने रखा है और इस तस्वीर को कैसे हम आने वाले समय में बदलेंगे, इसके उपाय भी हमने बताए। कि एक सामाजिक जिम्मेदारी है, मतलब भारतीय रेल जो है वो उसमें देश का आम आदमी सफर करता है, मतलब एक ऑस्ट्रेलिया जो है रोज इन रेलों में सफर करता है, लेकिन उसका एक कमर्शियल स्वरूप भी है। इसमें सामंजस्य बैठाने की बात है। क्या आपको लगता है कि ये सामंजस्य आपकी सरकार बैठा पाएगी? क्या ये एक आसान रास्ता होगा? ये रास्ता कठिन है, इसके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है, जिसको इस सरकार ने प्रदर्शित किया है और बजट ने इसका संकेत भी दिया है। स्थिति कहां पहुंच गई है, मुझे लगता है समझदार लोगों को इसकी कल्पना है। मनोज जी, जिस तरह से राजस्व जो है एक बहुत बड़ी दिक्कत है रेलवे के लिए, जिस तरह से वित्तीय हालात हैं रेलवे के वो बहुत खराब हैं, आपको क्या लग रहा है जिस तरह से पीपीपी मॉडल की बात की गई है, और ये कोई नया मॉडल नहीं है, पहले भी इसकी चर्चा चलती रही, क्या आपको लगता है कि एक सक्सेस साबित हो सकता है? पूरी तरह ये सफल होगा और इसीलिए लोक लुभावन घोषणाएं हमने नहीं की हैं। हमने 30 परियोजनाओं को वरीयता दी है जिन्हें समयबद्ध और चरणबद्ध ढंग से हम पूरा कर सकेंगे और उनको अधिकतम धन देने का प्रबंध हमने किया है। किसी नई परियोजना की घोषणा इसीलिए हमने नहीं की है। और पीपीपी मॉडल की जहां तक बात है, एक अच्छा वातावरण देश में बना है, निवेशकों में भी उत्साह है और उनको भरोसा है कि ये सरकार पारदर्शी तरीके से काम कर रही है, इसलिए निवेश करना उनके लिए बेहतर होगा। जी, पर मनोज जी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो एफडीआई के दरवाजे भी आप खोलने के लिए तैयार बैठे हैं, पीपीपी, ये कहा जा रहा है कि ये एक तरह की निजीकरण की तैयारी है, मतलब उस तरह के प्रयास जो हैं ये दिखा रहे हैं। इस पर आप क्या सफाई देंगे? नहीं, हमें सफाई नहीं देनी है। हमको एक बात ये कहनी है कि हमारे पास 3 विकल्प मौजूद थे। या तो यात्री किराया बढ़ाया जाए, फ्रेट का किराया बढ़ाया जाए, जो मैं समझता हूं कि अब उचित नहीं रह गया था। जो दूसरे रास्ते थे वो यही थे कि निजी क्षेत्रों से पूंजी निवेश आवे और विदेशी पूंजी निवेश आवे, जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और एक अच्छा वातावरण देश में है और हम सबको भरोसा है कि निश्चित रूप से सफलता तक हम पहुंचेंगे। मनोज जी, सुरक्षा और संरक्षा ये 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो चैलेंजिंग रहे हैं, बहुत चुनौती भरे रहे हैं, और जिस तरह के रेलवे के एक्सीडेंट्स हम लोग देख रहे हैं और ये आए दिन घट रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो बजट आपने पेश किया है, इन 2 फ्रंट्स पर अगर हम इसको कसौटी पर कसना चाहें तो कहां पाते हैं? एक वर्ष में सारे सुरक्षा के इंतजाम नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो संसाधन उपलब्ध थे उनमें अधिकतम एलोकेशन हमने सुरक्षा, संरक्षा और सफाई पर किया है।
मुझे कुछ पूछना है जी मनोज जी, आखिरी सवाल चलते चलते वो ये कि एक नागरिक जब टिकट लेने के लिए जाता है रेलवे का, तो उसको लंबी लाइनों का सामना करना पड़ता है या महीनों की बुकिंग उसके सामने खड़ी हो जाती है। कोहरे में, ठंड में गाड़ियां कब आएंगी ये राम भरोसे होता है। क्या आपको लगता है कि एक आम नागरिक स्टेशन पे साफ सफाई और ट्रेन सही समय पर आए, ये सुनिश्चित करेंगे आपकी सरकार? निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकताओं में ये है, देश की आबादी 125 करोड़ है और 125 करोड़ आबादी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का अभी बन नहीं पाया है। आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि इस रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में जितनी अधिकतम वृद्धि की जा सकती है वो की जाए, ताकि सामान्य यात्री को सुविधाएं मिल सकें। जहां तक समय से परिचालन का सवाल है, तो प्रतिदिन रेल मंत्री और मैं स्वयं रोज रिपोर्ट मंगा रहे हैं। आज की भी रिपोर्ट हमारे पास है। कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जहां बहुत ज्यादा कंजेशन है, जहां तीसरी और चौथी लाइन की जरूरत है, और इस बजट में उस बात पर हमने बल दिया है कि जहां कंजेशन है उसे दूर करने के लिए तीसरी और चौथी लाइन हम बनाएंगे। जी मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। भारतीय रेल जो है खूब धड़ल्ले से चले और अच्छे से चले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए न्यूज नाइट में, आपका धन्यवाद। Now, Sarabjit Arjun Singh, former GM of the Indian Railways, sir, I would like to come to you and ask you whether this budget has tried to ensure that railways becomes the growth engine of the country on which the national economy can be brought on track. Yes, you know, after a long time, there is a feeling that at least something will be done. So far we have had budgets which have been very prosaic, and this is one which is trying to set a new direction. How that will be done is something which still has to be spelt out. But as the Prime Minister said, that the development of the railways should not be taken solely as a development within the railways, but as a major project for developing the whole country. We should not forget that in the 19th century, the Indian Railway was one of the largest, or I should say the largest infrastructure project of that century in India, and it transformed the country. Now in 21st century India, the possibility of the railways doing exactly what they did in the 19th century exists, and this government appears that maybe they are going to take that opportunity. It's going to be a monumental problem of funding. How they are going to do that is anybody's guess. But the fact is, if there is a desire, I'm sure there is some way of getting it done. And that's what the hope of this budget appears to be. Okay. Mr. Johri, has this budget given a new direction completely to the Indian Railways, something which has been unprecedented, never seen before, in terms of its pragmatism when it comes to the fiscal health of the railways and prioritizing certain projects? For example, in this budget, 30 projects have been prioritized for rolling out this very year, and there are a host of them. Otherwise, there are 359 pending projects, out of which 30 projects have been prioritized. So would you say that a new direction, a completely new direction, has been given in this budget to Indian Railways? Absolutely. This is a very grounded budget without indulging in any form of adventurism. It has recognized the availability of resources. We have not blindly sanctioned many new projects. The whole theme, the leitmotif has been that we try and consolidate the various sanctioned works, complete them, focus first on the last mile projects, also look at those projects that would give us highest return for whatever investment is to be made. We do have a reasonable sized plan that is about 65,000 crores, and bulk of it is going into those projects that have been sanctioned earlier, and we virtually sanctioned no new project, not gone on a, we've gone on a planned holiday. साथ हैं जो कि मेंबर ट्रैफिक हैं रेलवे बोर्ड से। देवी प्रसाद जी, बहुत सारी कमिटीज बनी है जिन्होंने कि रेलवे के उत्थान पर कैसे उसमें सुधार किया जाए उसके बारे में अपनी बात कही है, अपने सुझाव दिए हैं, और उसमें से एक सुझाव ये भी था कि साहब जो 19,000 किलोमीटर की जो आपकी एग्जिस्टिंग ट्रैक्स हैं, पहले तो आप उनको आधुनिकीकृत करिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो पटरियां हैं उनको नुकसान पहुंचता है, पटरियों पर से ट्रेन उतर जाती है। आपको क्या लगता है कि इस दृष्टिकोण से
इस बजट में क्या संभावनाएं आप पाते हैं? देखिए, इस बजट में दो बड़ी अच्छी बातें कही हैं। एक कि रेलवे की पटरी को मॉडर्नाइज तरीके से टेस्ट करा जाए, जिससे कि कोई दुर्घटना होने के पहले हमको यह सूचना प्राप्त हो जाए कि उस पटरी में कोई खामी है या नहीं। उसके लिए नई तकनीकी की बात करी गई है। दूसरा, इसमें कहा गया है कि आईटी सेक्टर को जितना आप यूज कर सकते हैं उसको जरूर यूज करा जाए। और ये दोनों चीजें पहली कमिटीज ने भी कही। उन्होंने इनफैक्ट कमिटीज ने बड़ा जोर दिया है कि रेलवे बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स एक साथ अगर खोलेगी तो रेलवे को घाटा ही घाटा होगा। प्रोजेक्ट नहीं बिल्ड होंगे, कैपेसिटी नहीं आएगी, एडिशनल ट्रेनें नहीं चल पाएंगी, माल भाड़ा नहीं ढो पाएंगे। इसलिए अपने प्रोजेक्ट्स पे कुछ अंकुश लगाएं और सही दिशा में पैसा खर्च करें, जो इस बजट में नजर आता है। Okay, Shana wanted to come in at this point in time, but before we go across to her, another question to you, Mr. Pandey, on how realistic do you think are the targets that have been set? Do this. I'm sitting since 7 minutes and I'm not even in the frame. Okay, we can hear you now, Shana. We were earlier told that there is some probably some technical difficulty in getting your audio, but please go ahead. Okay. Mr. Pandey, I was asking you that how realistic do you think are some of the targets that have been set? For example, there is a broad vision that has been given by the Railway Minister to make sure that Indian Railways becomes the largest freight carrier in the entire world. Presently, our freight traffic is such that it has declined over the years, it's been declining. The Railway Minister has mentioned the reasons why freight traffic has declined. How realistic is that target in the long term? The targets that we set year on year, we normally meet, and this year also we intend surpassing it as far as freight traffic is concerned. On the passenger front also, the targets that we have set for ourselves are 100% realistic. We intend meeting the passenger target in terms of earnings. Freight traffic earnings as being projected is a derived demand. If the economy grows, the demand for freight traffic will grow. Railway's strength will lie that if the demand grows, you are able to meet that demand. And for that, the major areas are capacity creation. And I think that is where the stress lies. Create capacity now so that the economy continues to pick up and the railway can rise to the challenge. But Mr. Pandey, a number of targets were missed in the last fiscal, and they were announced by the Railway Minister this time around. This time you think that the targets that have been set for this year will be achieved, and why? Okay, last fiscal we did miss a target by 1 million ton out of 1,050. This year we are looking at 1,101 million tons of freight traffic. We intend to surpass it if the economy continues to grow, and the indications in the first 3 months of this fiscal are very positive. Okay, Shaina NC wants to come in at this point in time. Yes, Shaina, go ahead. I just want to say that we've had so many governments in the past that have come up with so many options vis-a-vis railways and never delivered the projects in the cold storage. This is the one time where we have a historic budget. We have entire patronage on e-governance, as in no middlemen when it comes to ticketing. When it comes to offering services, there will always be a very systematic approach. So my point is that why don't we give us 1 year to implement this through political will, implement the finer points, whether it's cleanliness, women's security, clean, clear platforms,
ensuring that we use even the green ways, as in solar panels on top of trains. All of these are out of the box ideas. When we talk about bullet trains, this is a matter of national pride. The trains are a lifeline. It's not just about commuters, but it's about saving so much time, electricity, energy, etc. So with the rest of the world, why shouldn't we be in a position to move with the times? I think the time has come to understand that India is a nation that is moving 10 steps forward rather than thinking 10 steps back just to hold people back. Let's not get into this crack mentality to say that we couldn't do it, so how can you do it? We can do it, we will do it, and we will show it. ये जो आप बात कर रही हैं ये बिल्कुल सही बात है और हमें कुलांचे लगानी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन लोगों का एक बुनियादी सा फर्क है और उनका ये कहना है कि साहब अहमदाबाद से मुंबई क्यों, कई ट्रेनें चलती हैं अहमदाबाद से मुंबई, आपको अगर बुलेट ट्रेन चलानी है तो बहुत सारी चलती है, तो फिर वही बुलेट ट्रेन आप क्यों चला रहे हैं? और ये भी लोग कह रहे हैं कि साहब जो पिछड़े हुए इलाके हैं जहां पर आज भी देश में ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी रेल में सफर नहीं किया, आज भी ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां रेल की पटरी पहुंचती नहीं है, जिन्होंने रेल नहीं देखी है, क्यों नहीं ऐसे इलाकों को प्राथमिकता मिले बजट में, बजाय कि ऐसी जगहों, ऐसे डेस्टिनेशंस को जहां ट्रेनों की कोई कमी नहीं है? देखिए, बिल्कुल आपका जो सवाल है उसके प्रति 2-3 जवाब है। एक कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच जो ट्रेड होता है वो भी बहुत अहम है इकोनॉमी के लिए। जहां तक पिछड़े इलाके का सवाल है, ऐसा नहीं है कि हम नॉर्थ ईस्ट में डेवलप नहीं करते हैं या हम ये प्रायोरिटी में नहीं लेते हैं। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि FDI इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हम क्यों चाहते हैं, ताकि देश में ये पैसा आए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति हम इस्तेमाल कर सके। इस्तेमाल करते करते ये देखें कि किस ढंग से ज़्यादा कनेक्टिविटी देश में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को दिक्कत ना हो। जहाँ तक सवाल है बैंगलोर को क्यों, क्योंकि IT हब है वहाँ, ये भी इकोनॉमी को चलाता है। गोवा क्यों, क्योंकि वहाँ टूरिज्म है। तो ऐसे जो सोच है उसके प्रति आप प्रश्न चिन्ह न उठाएं और भगवान के लिए सरकार के ऊपर विश्वास कीजिए, क्योंकि 40 दिन में जो हमने आउट ऑफ द बॉक्स थॉट्स इंप्लीमेंट करना चाहें उसके लिए आप 1 साल तो दीजिए, ताकि आप देख सके कि किस तरफ हम जा रहे हैं। जहां हम बोझा सिर्फ यात्री को नहीं देना चाहते हैं, हम ये कह रहे हैं कि यात्री से जो समझ लीजिए हम 1 रुपए लें तो वो 90 पैसे रेलवेज के लिए ही इस्तेमाल होगा। Okay, right. So you are saying judge us after 1 year, give us a year, and then sit on judgment on the implementation of the promises made in this railway budget. Shana, stay with us. Vivek Sahai, former chairman, Railway Board, now joins us. Mr. Sahai, how do you judge this railway budget on the basis of 3 parameters: safety and security, passenger amenities, and infrastructure development and its funding? I would like to raise the third point first, and that is the infrastructure development. Because the urgent need today is to increase the capacity on the railway system. A very good step has been taken in declaring a plan holiday kind of a thing, that no new project will be sanctioned and there will be great emphasis on completing the doubling and quadrupling projects and then going in for the new lines. See, the doubling is sanctioned only in those sections where we have proven traffic available and we are not able to carry it. So in that sense, when the doubling works are completed, they give immediate return on the investment made. So that is a very good decision taken. While on security and safety, there is additional allotment, and we have given a boost to the lady constables being taken, and converting the unmanned level crossing gates and going in for more ROVs and RUVs. I think it would have been better if we had given some clear indication how many kilometers of doubling would be completed, how many kilometers of new lines would be completed. Probably the pink book will give an idea on that. Okay. But I'll wait for that and to understand how much increase is there. And same way, how many ROVs and RUVs will be constructed in this 1 year. Okay, so you are saying specific targets should have been mentioned. Maybe in the fine print they have been mentioned, we don't know as of yet. But Ms. Kaur, you wanted to make a number of points, but just to take the point that he made forward about the plan holiday that has been introduced in this budget, how important is that? Because
a statement was made in this budget by the railway minister that there was misdirected investment so far. Instead of prioritizing investment in doubling and tripling, there was a lot of focus on construction of new lines, even in areas where there was very less demand, so the earnings were very less. How do you respond to that, Ms. Kaur? You see, responding to that, first thing I must say, the State Minister is not here, but he said we have not increased the fares. Passenger fares and freight charges already raised much earlier. They said we will not be raising it further. I'm not sure. Too much freight charges raised, which is having cascading effect on the price rise situation. Second thing which I want to say, again I say, doubling also means new tracks. Doubling doesn't mean only, you see, existing tracks and more tracks, both are requirement, and very cleverly nothing is told as far as that situation is concerned. There is a mismatch, we know for years and years there is a mismatch. Only 20% capacity has been increased in last 60-65 years, whereas the clientele or the people who are supposed to travel, it's 100%, increase of 20% here and increase of 1000%, 100% I am saying less, 1000%. There is a big mismatch. Until that mismatch is addressed and the capacity is increased, and in the name of safety they are only talking itne constable recruit kar rahe, itne CRF ke kar rahe, they are not talking of safety of the trains itself where so many lives are lost. वो इसको नहीं बोल रहे हैं, और ये जो बता रहे हैं, let us not try to pose as China is trying to say, as if we are opposed to any modernization, as if we are opposed to e-ticketing, as if we are opposed to any new innovations to be made. That's not the issue. Issue is 20 rupees per day spending of 80% population of this country. And latest report Rangarajan, which is still to come to the government, but it has been leaked. If you begin from Tendulkar report to Saxena report to Arjun Sen Gupta report and now Rangarajan report, the grand reality is that more than 80% people in this country are struggling to live. Who is going to take care of them? It's 10-15% population which is targeted. Okay, so you are saying profit routes will be given to PPP and the FDI. question really is that, is this a budget that caters to just 10% of our population, just 15% of our population, and excludes 85% of our population in its purview? The point made by Amarjeet Kaur. I'm afraid she's not able to hear the question. Mr. Das, is this same argument being given by the Congress that this is an anti-Aam Aadmi budget, because the Congress, the BJP in fact, refuses to accept that argument? इस बात में दम है. आप अगर सही से देखें, कोई ये कह देना कि पिछले दिन आज तक कुछ नहीं हुआ और आज नई दिशा का शुरू हो गया और एक महीने में क्रांति हो गया रेलवे में और ये देश का तरक्की हो जाएगा, देश तीसरे आसमान पे पहुंच जाएगा. मेरे हाथ में दोनों बजट है, मेरे हाथ में दोनों बजट है. ओके. पिछले साल का और इस साल का, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. उसमें 63,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था, अब हुआ है 64,000 करोड़ का बजट है. और सारा पहलुओं पर आप चर्चा करेंगे, हमारे ऑफिसर्स यहाँ बैठे हुए हैं. In the previous budget, Mr. Das, was there a mention of something like a diamond quadrilateral project or a plan holiday? Aren't they different? Aren't these new features, unique features in this budget? Definitely, the directions were being given in the previous budget. There are east-west corridors and these freight corridors. Many things are there. Bullet train was also there, but this diamond quadrilateral project, the Sagarmala project, and these new projects. This is the diamond corridor project. It is just say we have not yet completed. Railway has not yet completed its past commitment. And railway has to commit, fulfill the commitment that they have given in past. And railway goes by its course. भक्तचरण दास जी, ये कहा जा रहा है कि साहब 9 सालों में 99 परियोजनाएं आप लोगों ने कहा कि ये बनेंगी, एक बनी उसमें से. अच्छा, बहुत सारी घोषणाएं की जाती हैं रेलवे को लेकर,
वो पूरी नहीं होती। नहीं, कई सारी ट्रेन चलाने का वादा किया जाता है, अब हम किस किस पे ट्रैक रखें, कौन कौन सी चली, आपको आज ये सारी चीजें हुई हैं, मतलब इसमें कोई शक नहीं है। नहीं सुनिए ना, आज रेलवे मिनिस्टर ने जो बजट स्पीच दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि 11th 5-year प्लान में न्यू लाइन में, डबलिंग में, इलेक्ट्रिफिकेशन में, डीजल इलेक्ट्रिक लोको प्रोडक्शन में और वैगन प्रोक्योरमेंट में जो टारगेट था ये सब एक्सीड कर चुका है। अभी जो फ्रेट मिलियन टन था उसमें 1 मिलियन टन ज्यादा प्रोडक्शन ट्रांसपोर्टेशन हो चुका है और अब 19,214 किलोमीटर जो यूनिगेज को ब्रॉडगेज करने का था वो पिछले दिन हुआ है। Okay, so let's look at the missed targets in the last fiscal. 1 लाख सुनिए, 1 लाख करोड़ रुपया, लिसन टू मी फर्स्ट, आप लोग मौका ही नहीं दे रहे हो। अच्छा आप बोलिए, आप दोनों तो बोलते जा रहे, मुझे सेकंड टाइम मुझे, अच्छा ठीक है you have बोलिए not even given me 3-4 minutes. No, please go ahead. You are going on questioning and questioning. Okay, go ahead, make your point, I'll come to you. Then you go, and then why do you call us? Okay, please make your point. If you call us, you must give us time. I am a former MOS also. No, absolutely. I know something about railway. No, absolutely, we treat you with full dignity. But thing is that the Congress government in 1992 started this Unigauge railway line to broad gauge, and 19,214 kilometers have been completed by the previous government. After giving 1 lakh crore rupees for fulfillment commitment for the 6th pay commission, रेलवे ने अपने पैसा से दे करके भी 2,391 करोड़ रुपया का बैलेंस फंड छोड़ा है। पिछले साल का टारगेट है, इस साल का टारगेट है 8,000 करोड़ रुपया का बैलेंस छोड़ने का। तो ये कह देना कि पैसा नहीं है और रेलवे विकास नहीं किया है और अभी बहुत कुछ जादू कर देंगे, ये संभव नहीं है। नहीं, उन्होंने तो कहा कोई जादू नहीं करेंगे, कोई लोक लुभावन योजना नहीं, तो लोक लुभावन वाली बात क्या की, इतना बड़ी बात प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप दृष्टिकोण जो है रेलवे का, नीति जो है, ये भारत के पैमाने में नहीं था, एक सीमित दृष्टिकोण में था। उनका मर्थ है कि ना कर्नाटका डेवलप करता था या आंध्रा डेवलप करता था या बिहार डेवलप करता था। लेकिन ये क्या बात है, जो बात कही जा रही है, अमरजीत सिंह ने जो उन्होंने जो कहा, अहमदाबाद और बॉम्बे ये ओनली डेवलप्ड एरिया। आप झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में जाइए, कितने जिलों में रेलवे लाइन नहीं गया है, उसको आप इग्नोर कर देंगे? नहीं कर सकते। आप खुद कह रहे हो कि 2 करोड़ 30 लाख लोग ट्रेवल कर रहे हैं रेलवे में। एज ऑन टुडे एनडीए पीरियड में मात्र 1 करोड़ ट्रेवल कर रहे थे। आज 1 करोड़ 30 लाख लोग ट्रेवल किए हैं पिछले दिनों की रेलवे की एक्टिविटी से। आप केवल वो उसको इग्नोर करके आप जो जितना ट्रेन 72 ट्रेन नया इंट्रोडक्शन किया गया है, 58 ट्रेन, इससे कितने लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेवल करेंगे? 3.5 लाख मैक्सिमम। उसमें पिछले अगले 5 साल में ज्यादा से ज्यादा 16 लाख करीब लगभग लोग ट्रेवल करेंगे। तो इज दैट द विजन that so vision that the new government will allow only? I'll take the response of the BJP on this. देश की लोग बता रहे हैं बार बार, जनता को लुभाने वाली बात कह रहे हैं। प्रधानमंत्री कभी आते नहीं थे इस देश में रेलवे बजट के बाद अपनी बात रखने के लिए, लेकिन पहली बार आए हैं। मीडिया फोकस लेना अच्छी बात, आपको जनता ने मैसिव मैंडेट पे चुना है। अभी आपको सब जनता को समान दृष्टिकोण से देखना है और सारा विकास को ठीक तरह से करना है। Okay, Mr. Das, you've made your point. Essentially, there are 2 points. One, you are saying that the difference in terms of surplus funds at the end of the implementation of the budget is not very much compared to last year and the projection for this fiscal. You are saying that the hinterland and in-hospital areas are still not connected. These are the 2 essential points that you are making. Shana, would you like to respond to these 2 points? Yes, I would like to respond to those 2 points and previously Amarjeet Ji's point as well. Infrastructure is not limited to rich or poor, it is for everyone in this country. I'd just like to read 2-3 statistics to you. Of the 674 projects worth over 157,000 crores sanctioned in the last 30 years, only 317 could be completed. Maybe the Congress would want to answer why in the previous 10 years so many projects were kept in cold storage. Now what is the BJP saying? Our railway budget clearly says, yes, there is a priority sector which is cleanliness, women's security, ramps for the physically disabled, senior citizens, fast connectivity, etc.
But in order to implement these previous projects and to complete it also, we need to ensure that we use our surplus PSU funds. We have certain public-private partnership projects. We have systems like taking assistance from Japan, who has been a pioneer in railway infrastructure and at the speed of lightning. So why can't we do all of that? Why shouldn't we have FDI and infrastructure which actually ensures that these entire projects that we have seen in the past, we're talking about connectivity in all across the country. How does that connectivity, how do we implement it? We need to take support from some place, and that support has to be taken from FDI, from PSUs, from PPPs, and the biggest beneficiary of it is the Indian commuter. I don't think this commuter needs to be dissected into rich and middle class and poor, because there are facilities for all. But to have systems in place, we clearly need to have the political will, which we have not seen in the past. विल की हमें जरूरत है, ऐसा शायना नैन्सी मानती हैं? और क्या ये राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि जो कि रेल के सफर को और सुगम बनाए और रेल को आगे ले जाए और विश्व स्तर का बना दे? एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम लेते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ नाइट, बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ।